हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में बताया था, आज हम लोग राज्यसभा और उसके कुछ प्रक्रियाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग संसद का एक पार्ट राज्यसभा देखेंगे। संसद के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि मालूम है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। आज हम लोग अपर हाउस के बारे में देखेंगे, राज्यसभा के बारे में आज हम लोग देखेंगे। राज्यसभा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका गठन जब हुआ था तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था। जैसा कि लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपुल था और राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। गठन इसका 3 अप्रैल 1952 जनरल इलेक्शन के जस्ट बाद जो गठन हुआ, तो राज्यसभा का भी गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। इसके पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इसके पद के अनुसार जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। इसकी पहली बैठक लोकसभा के समान ही 13 मई 1952 को हुई थी। 23 अगस्त 1954, 2 साल के बाद, लगभग 2 बरस के बाद, इसका नाम जो काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया, जो अभी तक है और हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ये अंग्रेजी नाम था, अंग्रेजी नाम दोनों हाउस ऑफ पीपुल जो लोकसभा बना और काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा बना। इसके टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं और संघ और राज्यों से कुल मिलाकर के 238 सदस्य हो सकते हैं। अभी एक्टिव है राज्य और संघ से 233 है, प्लस 12 है, यानी टोटल 245 एक्टिव है। टोटल 245 एक्टिव है। चौथी अनुसूची, जो हमारे 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची में चौथी अनुसूची में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी, इसका आवंटन है। सीटों का आवंटन है, किस स्टेट को कितनी सीटें, वो जनसंख्या के हिसाब से जैसा था उसी अनुसार, जैसे लोकसभा में सीटों का बंटवारा था उसी तरह से इसमें राज्यसभा में भी सीटों का आवंटन किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब राज्य बंटते हैं तो सीटें भी बढ़ जाती है। जैसे बिहार का ही केस ले लीजिए, बिहार और झारखंड जब अलग हुआ, पहले 22 सदस्य हुआ करते थे, तो 16 बिहार को मिला और 6 झारखंड को मिला। इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका चुनाव का प्रक्रिया कुछ अलग ढंग से होता है। ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसके लिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा सदस्य जो होते हैं, वो चुनते हैं और प्रोपोर्शन के हिसाब से चुने जाते हैं। जितनी सीटें खाली होती है, प्रोपोर्शन के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का चुनाव होता है। जिस पार्टी को जितना अधिक संख्या में होती है, वो उसके कैंडिडेट कुछ ज्यादा जीतते हैं, ये इसका होता है। यानी इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये एक अस्थायी सदन है, कभी भी गठन नहीं होता है। यहाँ जानने वाली बात है कि इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष है। 6 वर्ष तक के रहते हैं। स्टार्टिंग में कैसे हुआ, ये प्रक्रिया कैसे बदली, इसके बारे में समझिए। 1952 में टोटल राज्यसभा के सदस्यों का गठन हुआ। इसमें से सीटें निश्चित कर दी गई सब जगह से। ये सीटें 2 साल के लिए होगी, यानी 52 के बाद 54 में रिटायर कर जाएंगे। 54 में फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। जितनी सीटें खाली होगी उस पर चुनाव होगा। कुछ के लिए, बाकी 1/3 सीटों के लिए 1956 में रिटायर करेंगे, यानी वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहां से खाली होगी सीटें। फिर उसके बाद बाकी 6 वर्ष पूरा करके 58, यानी 1952 में जो चुनाव हुआ था, वो 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्यों का चुनाव
4 वर्ष के लिए और 1/3 सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए हुआ था। और तब से ये उसके बाद जो है प्रत्येक 6 वर्ष पर वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और हर एक 2 साल के बाद जो है वो 1/3 सदस्य इस तरह से रिटायर करते हैं, यानी 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उसके बाद हर 6 साल अपना कार्यकाल को पूरा करके और 1/3 सदस्य जो हैं वो बराबर रिटायर करते हैं। इसलिए कभी भी इसका पूरा सीट खाली नहीं होता, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन है। कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, न तो इसका विघटन होता है, नहीं कभी समाप्त होता है। इसके विशेष अधिकार सामान्य तौर पर लोकसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। उनके पास अधिकार ज्यादा है क्योंकि वो आम जनता के प्रतिनिधि वहां होते हैं। लेकिन कुछ 2 ऐसी चीजें हैं जहां पर विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना हो तो ये केवल राज्यसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, वो लोकसभा में नहीं होगा। और दूसरा, अगर अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था करना हो या सृजन करना हो तो उसके लिए जो विधेयक पेश होगा वो राज्यसभा में होगा। ये दोनों लोकसभा में पेश नहीं किए जा सकते। ये विशेष अधिकार है। बाकी तो सभी अधिकार जैसा कि जानते हैं हर बिल के साथ होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी आप डाले जा सकते हैं। अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, सिग्नेचर होता है और वो विधेयक कानून बन जाता है। अगर राज्यसभा में अगर पेश किए जाते हैं तो राज्यसभा से पास करके लोकसभा में जाता है, लोकसभा से पारित होते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वो कानून बनता है। तो ये सामान्य व्यवस्था है। लेकिन कुछ एक अधिक व्यवस्था, जैसे विशेष अधिकार के तौर पर ये 2 इसको दिया गया है। लोकसभा, अब यहाँ तो हुआ यहाँ तक के सामान्य जो राज्यसभा के बारे में हमने बताया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो संसद के बारे में है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जो बताया है कि धन, वित्त या विनियोग विधेयक, ये 3 तरह के विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक, केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किए जा सकते हैं। ये राज्यसभा में कभी भी पेश नहीं किए जा सकते। और दूसरा, यहाँ पर लोकसभा को इसमें काफी वरीयता दी गई है। लोकसभा से जब कोई भी धन, वित्त या विनियोग विधेयक जब पारित किया जाता है तो वो अधिकतम 14 दिनों तक या तो रोक के रख सकता है, 14 दिन के बाद राज्यसभा से स्वतः पारित समझे जाएंगे। अगर कोई वापस कर सकते हैं लोकसभा को, अगर लोकसभा को सेम विधेयक को अगर पुनः राज्यसभा के पास भेज दे तो वो ऑटोमेटिक उसको पास करना बाध्यता हो जाती है। और चूंकि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ये सब विधेयक पेश होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के न लौटा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना अवश्य हो जाता है, अवश्यंभावी है कि वो सिग्नेचर करना ही होगा, कारण उनकी पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने या विघटन करने, ये तीनों का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। यहां ध्यान दीजिएगा, सत्र को बुलाना है, सत्रावसान करना है, समाप्त करना है, या संसद का विघटन करना है यानी लोकसभा का विघटन करना है। ये तीनों ही अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। लेकिन संसद सत्र अगर चल रहा है तो स्थगित करने का, स्थगन का अधिकार वो लोकसभा का अध्यक्ष का होता है और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति या उपसभापति जो होते हैं उनको होता है, सभापति को है। संसद सत्र के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होनी चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह समझिए कि संसद जो सत्र चलते हैं, सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, बीच में बुला लिया जाता है, इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बार तो अवश्य ही होगा। सामान्यतः 3 होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक वर्षा सत्र होता है और एक शीत सत्र होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 सत्र सामान्य स्थिति में बुलाए जाते हैं। संसद का कोरम जो है, गणपूर्ति जिसको कहते हैं, कोरम 1/10, यानी संसद की कार्यवाही तभी संभव है
जब कुल सदस्यों का 1/10 जो है वहां उपस्थित हों। अगर 1/10 नहीं होंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा, तो संसद सत्र को स्थगित किया जाएगा और वहां पर वो संसद नहीं चलाई जा सकती। यहाँ कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो जान लीजिए कि संसद की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है जब दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर के अत्यधिक गतिरोध हो, तो पारित करने के लिए ऐसा प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि वो राष्ट्रपति की मदद से वो संयुक्त बैठक बुला करके और विधेयक को पारित कराते हैं। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। इसकी अध्यक्षता सीरियली करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1 नंबर में लोकसभा अध्यक्ष, 2 नंबर लोकसभा उपाध्यक्ष, 3 नंबर राज्यसभा के उपसभापति और चौथा में अगर ये तीनों ही नहीं है तो अन्य कोई वरिष्ठ सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी कीमत पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। यहाँ ये ध्यान दीजिए, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष पहले नंबर पर अगर हैं तो करेंगे, नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, और नहीं है तो अन्य कोई वरिष्ठ सदस्य बनेंगे। अब तक के 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, जैसा कि पता है। पहली बैठक दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 के लिए बुलाई गई थी। ये बुलाई गई थी 6 और 9 मई 1961 को। ये जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद दूसरा आया बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977। ये 16 मई 1978 को बुलाया गया था। 16 मई 1978 को बुलाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। और तीसरा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश जो पोटो था, इसके लिए बुलाया गया 2002। ये 26 मार्च 2002 को बुलाया गया और इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आज का वीडियो में आज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में भी कुछ चीजें जो संयुक्त बैठक वगैरह के बारे में और लोकसभा के अन्य इसके जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।